मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राहुल भाई, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधा राधा राधे हरे हरे। मेरे भाई आप सभी को नमस्कार। मुन्ना कुमार, अगर आप लाइव हैं जल्दी से भाई लीजिए। सीमांत मिश्रा भाई, विवेक चौहान, ओम प्रकाश, राहुल, रामकुमार रावत, विवेक चौहान, संतोष सिन्हा, विभूति जनवाल, धीरज रॉय, भुवनेश्वर शर्मा, रामकुमार रावत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे बच्चों, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो कराने जा रहा हूँ वो थोड़ी मिक्स टाइप की चीजें हैं। मतलब उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस शामिल नहीं है, उसमें फ्रैक्शन की समझ भी नहीं शामिल है। उसके अंदर आपका रेशियो की थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसमें आपको कैलकुलेशन की समझ होनी चाहिए, फ्रैक्शन की समझ होनी चाहिए, इक्वेशन की समझ होनी चाहिए, परसेंटेज की समझ चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अगले स्टेप पर चलते हैं। आइए देखिए मेरे भाई, ये सवाल देख के आपको मजा आ जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज से ज्यादा लगेंगे जब मैं सिखाऊंगा। तब सवाल पढ़ने वाले तरीके से कहता है कि कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है, कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। कहता था उनमें से 2 की 3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। कहता है जितने आर्टिकल खरीदे उसके टू थर्ड आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं का 13% का लाभ हो। तो कहता है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उन्हें वो कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस पे बेचे कि उसे ओवरऑल में 13% का प्रॉफिट हो। देखो दो बातें समझिए। पहली चीज तो ये कि जब बहुत सारे आर्टिकल हो, ये गिवन ना हो कि आर्टिकल की स्पेसिफिकेशन, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वुड बी सेम, ईच आर्टिकल वुड बी सेम। मतलब ये वाला, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैं 10 आम 500 रुपए का लाया, 400 रुपए का लाया, तो बताओ एक आम कितने का होगा, एक आम कितने का होगा। तो आप बोलोगे देखिए, अगर आपने स्टेटमेंट से इतनी बोली है कि मैं 10 आम 400 रुपए का लाया हूं, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे मुझे नहीं पता कि आम में कोई स्पेसिफिक आम भी है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, मुझे नहीं पता। आपने बोलेंगे सर, तो मेरी नजर में तो एक सीधी सीधी सिंपल बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर 10 आम 400 के तो एक आम 40 रुपए का ही होगा, एक आम 40 रुपए का। वही मैं आपको समझाना चाहूं कि जब भी ग्रुप में चीजें बोली हैं और स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि कहानी एक आम मतलब भाग देने पे हर एक आर्टिकल की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो यहां कह रहा है कि एक आदमी ने आर्टिकल खरीदे 5400 रुपए, उसमें से टू थर्ड आर्टिकल को, टू थर्ड आर्टिकल को, टू थर्ड मतलब टोटल 3 आर्टिकल थे, टोटल 3 आर्टिकल थे, तो उसमें से 2 आर्टिकल को उसने बेच दिया है कितने पे 5% प्रॉफिट। देखिए मेरे भाई, भाई 5400 रुपए की 3 चीजें बिल्कुल, तो एक चीज नहीं कि भाई टू थर्ड मतलब टोटल 3 आर्टिकल 5400 के हैं, तो एक आर्टिकल कितने का बना 1800 का। तो सवाल में क्या है, टू थर्ड मतलब 3 में से 2 आर्टिकल उसने बेच दिए हैं, एक आर्टिकल 1800 का, 2 आर्टिकल खरीदे 3600 रुपए। फिर से आता सवाल, कह रहा है एक आदमी ने 5400 रुपए में कुछ आर्टिकल खरीदता है, मतलब उसकी कॉस्टिंग है 5400 रुपए। अब क्या उसमें से टू थर्ड टोटल 3 थे, उसमें से 2 आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी आ गई, तो बचे एक आर्टिकल की कॉस्टिंग कितनी आ गई 1800 रुपए, क्योंकि 3 आर्टिकल की 400, एक आर्टिकल की 1800। अब कह रहा है कि 3600 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज को 5% प्रॉफिट बेचा है, ऐसे ही। हां जी, तो इस 1800 रुपए कोस्ट प्राइस वाली आर्टिकल को कितने में बेचेंगे टोटल तीनों आर्टिकल पे, तो टोटल तीनों आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5400 रुपए, उसको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 13%। अब आइए, तो 5400 में 13% प्रॉफिट, 2 जीरो से 2 जीरो 13 को 52, 13 5 65 70, 702। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मेरे प्रॉफिट चाहिए 702 रुपए चाहिए, कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट चाहिए 702 रुपए चाहिए। 3600 का 5% 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं, तो भाई 702 में 180 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। बचा कितना जी, 2 10 में 4 गया 2, 622 का, 522, 522 का प्रॉफिट कमाएंगे, 10 522 का लाभ हमें और कमाना, बिल्कुल सही बात है। यानी 522 का प्रॉफिट कमा लेंगे तो हमारी सेटिंग 702 रुपए बैठेगी। अब मैं जानना चाहता हूँ प्रॉफिट परसेंट का, भैया 522 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इस पे 1800 रुपए, तो 100 कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का बचा कितना, 18 दूनी 36, 36 18 54 16, 18 में 162, यानी मेरे 29% का कुल मिला के प्रॉफिट कमाना होगा उसे 30 आर्टिकल पे, तो जाके उसे टोटल 13% प्रॉफिट होगा। अब मेरे इसी सवाल को मैं दूसरे स्टाइल से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो जैसा आप जानते हैं, मैंने परसेंटेज में एक बात बताई थी कि जब भी आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि कंपैरिजन बताओ क्या होगा, तो कंपैरिजन में परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा। जब भी मेरे आपसे कंपैरिजन पूछा जाए तो दोनों के रियल वैल्यूज आप वहां पे कंपैरिजन भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि यहां इस बात का मतलब ही नहीं है कि 5400 में कितना, हमें ये मतलब है 3 आर्टिकल खरीदे उसमें से 2 बेच दी, तो मैं मान लेता हूं 3 आर्टिकल 300 रुपए के थे, कुछ भी मान लेता हूं 300 मान लेता हूं, तो भैया 3 आर्टिकल की कॉस्ट 300 रुपए थी, उसमें से उसने 2 आर्टिकल बेच दी, तो एक की कॉस्ट 100 है, तो 3 की 300 है, 2 आर्टिकल की कॉस्ट 200 रुपए, और एक आर्टिकल बचा उसकी कॉस्ट 100 रुपए, ये था कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि इस पे तो 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, इस पे कितना प्रॉफिट कमाएगा टोटल पे उसे 10% 13% का प्रॉफिट, तो 300 13% 39 का प्रॉफिट मिला के कमाना चाहता है, 200 पे 5%, 200 का 5% 10 लाख कमा दिया। तो एक बात, 39 लाख कमाना है, 10 लाख कमा चुके, कितना कमाना होगा 29 का, और 100 पे 29 लाख कहलाता है मेरे 29%, तो मेरे राइट आंसर होगा 29% होगा। मेरा सही उत्तर होगा मेरे भाई, क्या होगा 29% मेरा राइट आंसर, 29 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरा। इसको और सुंदर से करना है तो बेटर तरीका ये है कि आप आर्टिकल 3 ले लो, उसमें से 2 को बेच दिया 5% प्रॉफिट पे, एक को कितने पे बेचेंगे टोटल 3 पे उसे 13% प्रॉफिट, तो 3 पे 13 39% कमाना है, कमा चुका है 10%, तो बचे में एक पे कितना कमाएगा, 39 में से 10 घटाएंगे मेरे बचे 29, तो 29% प्रॉफिट बाकी आर्टिकल को बेचना, तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर होगा 29%, 29% राइट आंसर। बताइए देखिए भाई सेम सवाल, कह रहा 3 बटे 5 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेचा, यानी टोटल मेरे भाई 5 आर्टिकल हैं, तो उसमें से 3 आर्टिकल को 8% प्रॉफिट बेचा, बचे कितने बाबू 2 आर्टिकल, इनको कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे, टोटल 5 आर्टिकल को जो लाभ हो जाएगा वो 12% का, तो 5 से 12% के साथ 60% का प्रॉफिट कमाना है, कमा कितना 3 24%, मेरे 24% का लाभ कमाना है, ना कमाना 60% का 24 कमा चुका, तो कितना कमाना होगा 36% का लाभ कमाना होगा। अब आप सोचो 36% का प्रॉफिट कमाना है लेकिन कितनों पे कमाना है 2 पे, तो 2 आर्टिकल 36 होंगे तो कितना कमाओगे 18%, यानी बाकी आर्टिकल को 18% प्रॉफिट बेचना होगा, तो जो वो चाह रहा है वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, है ना। कहता है ये एक व्यक्ति कुछ उसने 1,89,000 में खरीदा, उसमें से 3 बटे 8 उसने 12% लाभ पर बेचा है। मेरे भाई 3 बटे 8 मतलब टोटल अगर 8 आर्टिकल हैं तो उसमें से 3 आर्टिकल को 12% प्रॉफिट बेचा है, तो भैया 36% का प्रॉफिट कमा लिया। वैसे सोचो 8 में से 3 बेचे 5 आर्टिकल को किस रेट पे बेचे कि उसे टोटल पे मेरे भाई 4% का प्रॉफिट है, तो 32% का प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल सही सर। कमा चुका है 36 का लाभ, कमाना था 32 का लॉस कमाना होगा कितने 4% का। अब वो 4% का लॉस होगा कितने आर्टिकल पे 5 पे कितना करोगे, तो आंसर आएगा 5 40 0.8%, यानी शेष वस्तु को 0.8% लॉस पे बेचना होगा, तो उसको वही मिल जाएगा जो वो चाहता करता है। चाहता नहीं हूं बिन ये तुम्हारे बहुत ही खूबसूरत सवाल ला रहे हैं। अब मोस्टली जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं सारे कंपैरिजन के हैं आपके साथ, करिए भाई। देखिए बाबू, कह रहा राम एक 750 आर्टिकल का कॉस्ट 60 पैसे पर आर्टिकल, पहले डिटेल समझेंगे कैसे कॉस्ट बनाएंगे दिया, तुम्हें चाहता हूं। अब पहले इंग्लिश में समझाते हैं। राम ने 750 आर्टिकल बनाए हैं, कॉस्ट 60 पैसे पर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट लगेगी 60 पैसे, तो भैया एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस बनाओगे तो 750 आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 60 पैसे, रुपए बनाओगे तो करोगे 2 जीरो से 2 जीरो का 25 क्या होता है 56 30 45 450 रुपए मेरे कॉस्ट, आपने ओके प्रोसेस। अब कह रहा है फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द आउटलेट। इस शब्द को पीना पीना मतलब करके पीना है, इस शब्द कहता है कि वो सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है, सेलिंग प्राइस को इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड, कि अगर केवल 600 वस्तुएं ही बिके तो ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसको 40% का लाभ हो जाए ऑन द आउटलेट, टोटल पे 40% का प्रॉफिट है। मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है कि वो 600 आर्टिकल इस रेट में बेचना चाहता है कि उसे कुल पर, कि अगर 600 वस्तुएं ही बिकें तो भी उसे कुल पर, कुल टोटल कॉस्ट पर 40% का प्रॉफिट हो जाए, कुल पर 40% का फायदा। कह रहा है 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाहता है कुल पे 40% का प्रॉफिट हो, यानी मेरे जो 600 आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना, 600 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरह से डिसाइड करना चाह रहा है कि टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो, तो भैया टोटल कॉस्ट कितनी आपकी 450 रुपए,
इस पे 40% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 40/100 निकालोगे तो 180 का लाभ होना चाहिए, यानी 450 में चीज आपने कुल मिला के खरीदी तो 180 का कुल मिला के लाभ होना चाह रहे हैं, तो 0.5 देगा 4.5 यानी 600 आर्टिकल आप बेचना चाह रहे हैं ना बाबू, 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, ऐसी आपकी इच्छा है, मान लीजिए बात सही है। अब एक बात अगर 600 आर्टिकल आप 630 रुपए में बेचेंगे तो ही तो आपको 180 का टोटल लाभ होगा, 450 में खरीदा 180 का 630 में बेचोगे, बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से आपने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया 630 बटे 600 600 का 630 है तो 1 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 21/20, इसका मतलब ये होगा मेरे कि हर आर्टिकल को वो जो सेल करेगा वो 21/20 के हिसाब से करेगा, हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस मेरे को डिसाइड करेगा 21/20 करेगा आपका। ओके, अब हमें चाहते हैं अब अगले पे आते हैं, अब आगे क्या है कि हालांकि 120 आर्टिकल खराब हो गए तो भैया टोटल आर्टिकल कितने थे 750, हालांकि मैंने जो था उसमें से 120 डैमेज हो गए, डैमेज हो गए तो बिकेंगे बचे कितने 630 आर्टिकल, कहते हैं 630 आर्टिकल को उसने बेच दिया, वैसे 630 उसमें 120 डैमेज हो गई 630 उसमें बेचने में कामयाब रहा। तो मेरे भाई एक बात बना, कुल मिला के बेचे कितने 630 आर्टिकल, एक आर्टिकल किस रेट में बिका 21/20 में, तो कितने में बिका करते हैं, आओ भैया 0 21 63 और 21 126 और 132 बटे दो, तो आंसर होगा 2 12 2 12 2 2 2 661 रुपए 50 पैसे। तो मेरे भाई कुल मिला के 630 आर्टिकल किस रेट से बेचे तो 661.5 में बेचे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रॉफिट कितना होगा उसका, आप इनका प्रॉफिट जो होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी, बिल्कुल ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 661 रुपए 50 पैसे, सीपी है 450 रुपए, तो घटाओगे तो 50 पैसे तो अलग है और एक भी अलग है, 6 में से 5 एक भी अलग है 211.5 211.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब कहते हैं प्रॉफिट परसेंट निकाल बताइए, तो 211.5 का प्रॉफिट हुआ है, इस पे भैया टोटल कॉस्ट कितना 450, तो सो कितना डेसिमल हटाओगे 0 2 0 से 2 0 5 से काटोगे 5 में 45 5 20 बचा कितना भाई 1 5 10 5 3 15 9 से काटोगे 9 30 27 9 36 बचा 6 9 47 तो आंसर आया 47%, यानी कुल मिलाकर 47% का प्रॉफिट होगा, कुल मिलाकर मेरे प्रॉफिट होगा 47% का होगा। क्लियर भाई, मेरे जो आप सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जितनी ज़्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे ना तब तक आप इसका शॉर्टकट भी नहीं बना पाएंगे। था शॉर्टकट बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझें, उसका शॉर्टकट मैं इसी बताऊं कैसे करूंगा कि भाई बताओ उसने आपसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कंपैरिजन, और ये मैंने सिखाया हुआ है क्या कि भाई अगर सवाल में परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए तो देयर इज नो नीड टू टेक रियल वैल्यूज, आपको वास्तविक मान लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल कंपैरिजन वैल्यू चाहिए। तो सवाल ने कहा कि एक आदमी 750 आर्टिकल खरीदे, तो मैं क्या करता हूं मैं मान लेता हूं कि 750 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपए या 100 यूनिट, आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि 750 आर्टिकल 100 रुपए है, तो मुझे एक्चुअल कॉस्टिंग निकालनी है ना, मुझे बताना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परसेंटेज बताना है। तो मैं बस ये कहूंगा 750 आर्टिकल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 600 आर्टिकल बेच दिए, लेकिन 600 बेच नहीं 600 आर्टिकल बेचना चाह रहा है, लेकिन इस रेट में बेचना चाह रहा है तो टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब 100 की चीज खरीदी 40 का प्रॉफिट लोगे कितने बेचना चाहोगे 140 में, यानी 600 आर्टिकल 140 में बेचना चाह रहा है, एक आर्टिकल कितने में बेचेगा 140 बटे 400 2 0 से 2 7 14 2 30 यानी एक आर्टिकल उसे 7 रुपए 30 रुपए में बेचना होगा, तो उसे टोटल कुल मिला के मेरे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 40% का। बात तो सही है, अगर कोई समझदार होगा तो एक बात करेगा 40% का प्रॉफिट कमा ही चुका है कि कब जब वो 600 आर्टिकल बेच देता है तब, जबकि एक्चुअल में 750 आर्टिकल थे 750 में से 120 खराब है तो बेचने लायक कितने 630 वो लिखा भी संख्या 630 बेचने, तो 600 आर्टिकल इस रेट में बेचेगा तो 40% प्रॉफिट कमा चुका है, तो कितने आर्टिकल और बेचना चाह रहा है 30 आर्टिकल और बेचना चाह रहा है, तो भैया 600 आर्टिकल बेचेगा तो 40% कमा लिया है, 30 आर्टिकल और बेचेगा इस रेट में तो क्या कमाएगा 7 रुपए 30 रुपए का एक आर्टिकल बेचेगा तो 30 आर्टिकल कितने बेचेंगे 7 रुपए, यानी 7 रुपए उसकी जेब में और फालतू आ जाएंगे, और 100 पे 7 रुपए क्या कहलाता है 7%, इसका 30 आर्टिकल बेच उसको कुल मिला के 7% पैसा और मिल जाएगा, तो 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में, 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में भैया, अगर 40% पहले ही कमा चुका है प्रॉफिट के रूप में तो अब 40 और 7 को जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 47% आ जाएगा, 47% का टोटल प्रॉफिट मेरे कितना आ जाएगा 47% का प्रॉफिट आ जाएगा, क्या मेरी बात समझ में। अब ये है हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चों का खेल, इस बात को रीड करें कि 600 आर्टिकल बेचे तो ऑलरेडी 40% का प्रॉफिट कमा चुका है, 600 आर्टिकल बेचे 40% कमा चुका है, अब वो 30 आर्टिकल और एक्स्ट्रा बेच रहा है, 30 आर्टिकल बेचेगा इस रेट से तो 7 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, 100 पे 7 रुपए 7%, यानी 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा जाएगा, टोटल प्रॉफिट 47% का हो जाएगा। अब ये केवल बच्चे की खुद के इंटेलेक्चुअल डिपेंड करता है, मेरी बात नहीं है, मैं उसे समझा दूं चीज, हां मैं लॉजिकली ये समझा सकता हूं, मैंने समझा, अगला मैंने समझा हर बच्चे को समझ नहीं आया होगा, आप अपने आंसर देके आपके हिसाब से काटिए, जो मैंने बताया वो ले पढ़ा नहीं और खुद से करें एक बार, पर वो कोई मेथड है क्या राहुल भाई, मेथड बहुत है पर असली मेथड ये था। अब अगले बैच देखिए मेरे बाबू इस सवाल पर आते हैं, टाइम नहीं देखो मेरे बच्चे, मुझे देखना चाहिए मुझे पूछा क्या हुआ है, मेथड वो करता है, इस सवाल पर अगर फोकस करेंगे तो मुझे ये पूछा हुआ है बिल्कुल कि वस्तु का क्रम ले गया, ध्यान दो एक्चुअल वैल्यू पूछी है, अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू पूछी ना तो मैं वो कंपैरिजन वाला कोई फंडा नहीं लूंगा, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर आर्टिकल का प्राइस पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब इस सवाल में वो वाली चीज मैटर नहीं करेगी, यहां मुझे सवाल पे काम करना पड़ेगा। भाई कह रहा है मैन्युफैक्चरर है वो एस्टिमेट करता है दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% आर्टिकल नहीं पड़ता है, कहता है निर्माता अंदाजा लगा लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि निरीक्षण जब चेक होगी कोई चीज इस समय उसकी वस्तुओं में से 12% आर्टिकल बिकवार हो जाएंगे, कहता है कि मैन्युफैक्चरर अंदाजा लगा लेता है कि जब उसकी चीजों पे ऑब्जर्वेशन होगी चेकिंग होगी तो उसमें से 12% आर्टिकल तो बिका निकलेंगे, वह 7.5 रुपए वह रुपए 7.5 वस्तु की तरफ से 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर ले लेता है, उसने कहा मैं तुम्हें 22,000 आर्टिकल का रेट दूंगा 7.5 रुपए, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में बैठा है जब चेकिंग होगी तो भैया 12% आर्टिकल कम मिलेंगे, जब चेकिंग होगी 12% आर्टिकल कम मिलेंगे, बहुत बढ़िया कुल खपत पर उसका 20% होगा, वह अंदाजा लगाता है कि कुल खपत पर उसका 20% होगा, प्रत्येक वस्तु पर मिलेगा। देखिए मेरे एक्चुअली में कहानी ये है कि उसका कॉस्ट प्राइस वो है 22,000 आर्टिकल का, 22,000 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना वो 22,000 आर्टिकल का नहीं मिलेगा क्योंकि भेजेगा 22,000 लेकिन उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर 100% में 12% रिजेक्ट हो गया बाबू तो इसका पैसा केवल 88% का ही मिलेगा, आपने ओके रिपोर्ट, यानी जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो केवल 88% आर्टिकल का ही मिलेगा। हां जी भाई घर से तो 22 जाएंगे लेकिन पैसे मिलेंगे 22,000 के 80% के, कोस्ट तो 22,000 आर्टिकल की लेकिन सेलिंग प्राइस 22,000 के 80% मिलेगा। अब मेरे बच्चों मान लेते हैं कि 22,000 आर्टिकल है और हर आर्टिकल की कॉस्ट x रुपए है, तो ये 22,000 आर्टिकल की कॉस्ट होगी 22,000 * x, जबकि जो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 22,000 आर्टिकल के 88% का, इतने का सेलिंग प्राइस मिलेगा और वो भी किस रेट से मिलेगा भैया 7.5 रुपए के रेट से, 7.5 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो ये मेरे मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस होगा, और सवाल में क्या है कि भैया उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ है, 20% हुआ टोटल प्रॉफिट, तो मेरे जो 20% डिविजन 1/5 यानी चीज खरीदी 5 में है तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में 6 में, चीज खरीदी 5 में तो 1 का लाभ लेके बेची कितने में 6, यानी ओवरऑल सीपी 5 है तो ओवरऑल एसपी होगा मेरे बिल्कुल ठीक। अब ये सेकंड बैठाएंगे कैलकुलेशन 22,000 से 22,000 का बिल्कुल ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओगे बड़े सोल्यूशन को बिल्कुल ठीक है, 1 0 से 1 हो गया 25 3 75 25 400 4 से काटेंगे भैया 22 22 और 2 से काटेंगे 11 2 5 10, तो यहाँ x है पलटोगे तो नीचे 5 है 5 रखे ऊपर है, नीचे देखोगे 11 3 बचा और यहाँ 5 बचा, सेकंड थोड़ी सी बढ़ाना दिमाग में कैलकुलेशन की 5 से 5 कटा 3 कम 3 नीचे, तो भैया x की जो वैल्यू 11 रखे ऊपर गया और 2 नीचे 11 बटे 2 यानी 5.5 रुपए पर आर्टिकल एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस था, 5.5 रुपए पर आर्टिकल मेरे उसका सेलिंग प्राइस था, ये ना सुनना कॉस्ट प्राइस था और यही आपसे सॉल्व पूछा। आप इसमें से एक ही काम सोल्व कर सकते हो ये या 22,000 आर्टिकल लेते ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, आप आर्टिकल लेते 12% डैमेज हो रहे हैं ना 12% 4% एक बचे तो 12% 3 बचे, मान लेते हैं कि भैया टोटल आर्टिकल 25 यानी कॉस्ट तो 25 आर्टिकल लगेगा x रुपए से, लेकिन जो सेलिंग प्राइस मिलेगा 25 में से 3 का मिलेगा 22 का मिलेगा और वो भी किस रेट से 7.5 रुपए के रेट से, और भैया टोटल प्रॉफिट होगा 20% यानी 5 यानी ये है ओवरऑल सीपी, ये है मेरे बाबू एसपी, तो 5 में चीज खरीदी तो 1 का लाभ लेके सीपी एसपी सीपी एसपी, अब पॉइंट हटा देंगे बड़े सोल्व लिखेंगे 0 से 0 बटा 5 से 15 10 कैलकुलेशन करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, कुल मिला के मतलब वही है बस थोड़ा सा समझने का फर्क था, है ना। अब आ जाते हैं अब बाबू कहानी एक छोटी सी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे सवाल में ऐसा x + y = 10 लिखा है या 100 दिया और x - y जो
तो मैंने दिया 60। अब मैं कहूँगा मुझे x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। तो डिवाइड करोगे तो जोड़ोगे तो y से y कटेगा, x और x 2x आ जाएगा, 100 में 60 होगा 160, तो 2x बराबर 160, तो x की वैल्यू 160 हो गई 80। हाँ जी, और y की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस करो, 100 में से 60 40 40 का 20। भाई x की वैल्यू 80 आपने मान ली, यहाँ दी 80 हो जाएगा माइनस 100 में से 80 का 20 आंसर। मैं आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी इक्वेशन रखी हो तो x की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है, x की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा होता है, 100 जमा 60 का आधा 80 होता है। फिर चलाता हूँ, जो प्लस में यहाँ पे उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के जोड़ का आधा होती है, और जो माइनस में 1 है उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होती है, 40 का आधा 20। ये मेरे x और y की वैल्यूज हो गई है ना। आप बंद करके काम करना, अगर मैं आपको कहूँ कि x + y की वैल्यू 17 है और x - y की वैल्यू 5 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा 17 और 22 का आ जाएगा, y की वैल्यू का डिफरेंस 17 में से 5 गया 12 12 ये आंसर है। अब सवाल बताइए मेरा भाई 8 किताब और 5 पेन की कुल कीमत 92 है, 8 किताब है और 5 पेन है, इसका मतलब स्पष्ट मैं ये कह रहा हूँ कि बुक को बी मानो, पेन की कोस्ट बी मानो। मैंने मान लिया एक किताब की कीमत 8 किताबों की कितनी, एक पेन की कीमत 5 है, 5 पेन की कितनी, ये वैल्यू मेरे को बताना। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया आपने बताना 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी, 3 किताब और 2 पेन की कीमत क्या होगी हमें बताना। हमें ये भी कह रहा है कि भैया 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 है, 5 किताब और 8 पेन की कीमत 77 है। अब सामने आइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो मेरे बाबू, एक तरीका है जो छोटी क्लास में पढ़ते थे कि कोएफिशिएंट निकल करो कैसे, यहाँ 8 यहाँ 5 है, इसे 5 से गुणा करो, इसे 8 से, यहाँ 5 से यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 है। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये 40 20 40 कट गया, यहाँ 25 में से 8 को 64 घटाएंगे, 25 में से 64 घटाएंगे क्या बना, तो भैया 64 घटाएंगे तो 25 में से 64, अब भैया 64 24 घटा दो कितना है 40, एक कम करो 39, 39 किया है, यहाँ सेकंड करोगे 56 56 और 5 61, और यहाँ करोगे 5 10 5 45 40, 6 11 में 6 5 और ये 5 में 4 1, 6 6 5 11 4 1 5 1 156। अब मेरे भाई ध्यान देना, माइनस से माइनस कर दिया, 39 से काटोगे इसे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी 4। अब पी की वैल्यू इक्वेशन में रख के बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे तो आंसर निकलेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ विशेष बात ध्यान से देखना, जब भी किसी सवाल में ऐसा हो, ऐसा हो साहब, ऐसा हो कि जो यहाँ कोएफिशिएंट था वो यहाँ जाए और जो यहाँ था वो यहाँ जाए, ध्यान देना, जो यहाँ था वो यहाँ है और जो यहाँ था यानी अल्टरनेट हो गया, जो बी का था वो पी का, जो पी का था वो पी का। इनमें आठ बदल करके एक ही काम करना है, पहली बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 आएगा बी, यहाँ 5 और 8 ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कारण समझ जाएंगे। अगर ये अल्टरनेट है तो इनका जोड़ हर बार सेम आएगा और बाद में फिर जोड़ोगे 169, पूरे में से मेरे 13 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बी प्लस पी बराबर 13। एक बार दोनों को घटा दो, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 और ये 92 में से 77 का 15, पूरे में से मेरे 3 कॉमन ले लो तो बी माइनस पी की वैल्यू क्या है 5। अब सोल्व करते हैं कैसे जी, बी से पी गया, अब सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये पीछे तो समझा था वही कहानी कि अगर कोएफिशिएंट सेम आ जाए मतलब एक एक x + y x - y तो इस प्लस वाली की वैल्यू हमेशा ही जोड़ के आ जाएगी, तो 13 5 18 का 9 होगी और पी की वैल्यू क्या होगी, मेरे डिफरेंस आता है 5 8 8 4, तो बुक की कोस्ट 9 होगी, पेन की कोस्ट 4 तो 9 3 27 यानी 3 गुना 9, पेन की कोस्ट होगी 4 तो 4 दूनी 8 तो 27 जमा 8 35। तो मेरे बच्चों इस बात का स्पष्ट अर्थ हुआ कि टोटल कोस्ट प्राइस जो हमें रिक्वायर्ड है उस चीज का टोटल कोस्ट सिर्फ 35 रुपए होगा, सिर्फ 35 रुपए होगा मेरे टोटल कोस्ट। यही आपका सवाल था कि 3 किताब और 2 पेन की कोस्ट लगेगी 35 रुपए। पहले इस बात को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे भी मान लीजिए यहाँ मैंने दे दिया 13 बी या 13 ए प्लस 8 बी, मान लीजिए मैंने लिख दिया 100, कुछ भी लिखना है लिख देता हूं, ठीक है जी। अब यहाँ मैं 8 ए लिख दे रहा हूं जमा 13 बी बोल रहा हूं, अब क्या करेंगे भाई, तो भैया 21 21 5 105 5 लिया, कुछ भी लिख दें तो होगा क्या, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार जोड़ोगे तो 21 से जमा 21 बी और इनको जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, 105 कुछ तो आया, तो पूरे में 21 कॉमन चला जाएगा, घटाओगे तो 5 जमा 5 बी 5 माइनस 5 बी और यहाँ पे घटाके कुछ ना कुछ पूरे में से 5 हट जाएगा, तो फिर फटाक से कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगी। ये एग्जैक्टली मैं कह रहा था। देखिए सवाल में कह रहा है आदमी ने किताब और पेन 25,000 में खरीदा, कह रहा भैया एक बुक और एक पेन दोनों ही 25,000 में खरीदा, बहुत बढ़िया। आगे जी, अब कह रहा किताब को 13% प्रॉफिट पे, पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है, कहता है बुक को तो 13% प्रॉफिट पे बेचता है और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है। पहली लाइन कह रहा है किताब को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 17% प्रॉफिट पे बेचता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, वैसा लेट्स से x रुपए का प्रॉफिट होता है। अब कह रहा है अगर वह किताब को 17% प्रॉफिट पे बेचे, बुक को 17% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा, तो जितना प्रॉफिट पहले हुआ था ना अब उसे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा, अब उसे 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पहले दोनों चीजें प्रॉफिट में थी तो लेट्स x का प्रॉफिट होता था, अब x + 80 का प्रॉफिट होगा, ऐसा मैंने सवाल किया। ओके ठीक है सर, अब भैया अब ये करो ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू नहीं है, तो करो क्या, इनको जोड़ने हटाए, तो आप जानते हैं ये तो सेट हो जाएगा, x हटाना है, x सेट माइनस करके पूरे माइनस कर दो, तो 13 में से आ गया -4% भी, 17 में क्या आ गया 4% भी, x गया -80 -4% कॉमन ले लेंगे b - p -80। अब ध्यान देना भाई 4 कम 4 4 से घटा 20, तो मेरे b - p की वैल्यू क्या हुई 2000, b - p की जो वैल्यू मेरे को 2000। आपने ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर b - p 2000 आ गया और b + p दे रखा आपको, देखो b - p आ गया और b + p दे रखा सवाल है, तो अब ये वही कहानी वाली कौन सी कहानी वाली है, वही कहानी आ कर दिया डूब के जाना, कौन सी कहानी के साथ b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों में जोड़ का 25 27 27 13 500 और मेरे जो p की वैल्यू क्या होगी इन दोनों में डिफरेंस 25 में 23 13 500, तो बुक की कोस्ट 13500 पेन की कोस्ट 11500, ये मेरे मेरा सही आंसर होगा, ये मेरा सही आंसर होगा, है ना। देखिए इन सवालों को डिटेल करेंगे बहुत लेंदी है, कोई ट्रिक नहीं है, बस छोटी-छोटी चीजों से गुजरना है एक बार। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है आदमी ने किताब 9% लाभ करता है, पेन 13% प्रॉफिट बेचा है, बुक को 9% पे और पेन को बेचा मेरे 13% प्रॉफिट पे, तो लेट्स से x रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब अगर किताब 13% प्रॉफिट पे पेन 9% उल्टा कर दिया, बुक को 13% प्रॉफिट बेचे और पेन को मेरे 9% प्रॉफिट बेचे, तो कहता है जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था अब उसे 80 रुपए ज्यादा लाभ लिया, अब मुझे x हटाना है तभी सारी मेरी साइड बैठेगी, तो माइनस 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 9 में क्या गया -4% भी, ठीक है जी। अब भैया यह प्लस में 4% भी और यहाँ x का -80, अब मेरे बाबू -4% कॉमन ले लोगे, ठीक है जी, 4% का कॉमन लोगे तो हो जाएगा प्लस का भी और p हो जाएगा मेरे माइनस का -80 माइनस से माइनस का 4 से घटा 20 है, तो b - p की जो वैल्यू है मेरे जो y 2000, जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर दोनों को 20000 रुपए में खरीदता है, कहता है दोनों का जो कोस्ट प्राइस है ना भाई दोनों ही आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है, अगर दोनों को 20000 रुपए में खरीदता है, दोनों का कोस्ट प्राइस 20000 रुपए यानी बुक प्लस पेन दोनों का कोस्ट 20000 तो भाई सेकंड वाला तो पीछे पड़ रहे थे कि बुक की कोस्ट क्या मेरे दोनों पे जोड़ था, तो 20 और 22 22 का 11000 और पेन की कोस्ट मेरे जो दोनों का डिफरेंस का, पेन की कोस्ट दोनों का डिफरेंस का 20 में से दोनों में 18 18 9000, तो मेरे जो बुक की कोस्ट 11000 और पेन की कोस्ट 9000, बुक की कोस्ट 11000 और पेन की कोस्ट 9000, दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, ये मेरे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए करिए देखिए सवाल में कह रहा है राकेश यादव पेन को 5% हानि पर, पेन 5% लॉस पे और किताब को 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो कह रहा है कुल मिला के 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कुल 7 रुपए लाभ हुआ है। अब क्या उल्टा कर दे, लेकिन रेट नहीं परसेंटेज नहीं सिर्फ साइन, क्या पेन को 5% प्रॉफिट बेचते और किताब को 10% प्रॉफिट बेचते,
तो कह जितना लाभ पहले होगा तो उससे 6 रुपये ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा मैंने सवाल किया। तो किताब को बैंक का पूछता हूँ, देखिए यहाँ सिंपली कट जाएगा 15 और 10 25% ऑफ बी आप यहाँ से तो जोड़ेंगे 25% डिफरेंस 1/4 इंटू बी और यहाँ से जोड़ोगे तो 7 से 13 और 7 20 है तो बुक की कॉस्ट जो आएगी मेरे पे आएगी 80 रुपये। तो अगर सवाल में बुक पूछा होता तो आंसर होता 80 और पहली चीज जो इसने पूछी है वो बुक की पूछी तो बुक 80 80 एक ही ऑप्शन सी। आप कहीं पेन पूछा होता तो जो कि पूछा भी हुआ है तो फिर आप इसको एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा आपको। जैसे किसी भी इक्वेशन में दीजिए लेट्स से यहाँ देते हैं वैल्यू से तो 5% ऑफ बी 10% ऑफ बुक बुक कितना 80 तो 80 का 10% बराबर दिया यहाँ दिया 80 तो 80 का 10% को 8 हो जाएगा माइनस 13 में 5 है और यहाँ 5% ऑफ पी 5% डिफरेंस 1/20 गुना पी बराबर तो पी की वैल्यू आएगी मेरे 20 गुना 500 तो मेरा आंसर आएगा 100 हां जी मेरा आंसर आएगा 100 तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है ऑप्शन सी इज राइट आंसर जी नीतीश कुमार जी आपका कमेंट पढ़ लिया करिए भाई से एक बार कमेंट करना है कितने बच्चे इसमें लाइव है यस लिखना सारे बच्चे लिखना जो लाइव है बेहतरीन बेहतरीन बढ़िया बढ़िया आइए मेरे भाई सवाल ये भी है कि एक आदमी 12% लॉस पे बेचता है कहता है 12% लॉस दिया कर रहा है टेबल पे और 19% का हमारा भैया प्रॉफिट इस पे बुक पे तो कहता है कि उसको लाभ होता है 160 मान लीजिए अब कह रहा है वो 12% प्रॉफिट बेचता इसको 12% प्रॉफिट बेचता और बुक को 16% लॉस पे बेचे तो मेरे ने 40 रुपए लॉस होता है 160 में बेचा था पहले तो ऐसा था 160 का अब 40 रुपए का लॉस तो ध्यान देना लॉस को माइनस लिखना क्योंकि लॉस हो रहा है ना अब सोल्व करना भैया एकदम 19 से 16 का 3% और भी और मेरे बच्चे यहाँ से जोड़ोगे तो 60 में 40 120 है ध्यान देना 3 कम 3 से काटेंगे 40 तो बुक का जो कॉस्ट आएगा ना वो आएगा 4000 रुपए और आपसे पूछा गया किताब का कॉस्ट आएगी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे आंसर होगा 4000 ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है अब मैं आपको नई टाइप सिखा रहा हूं इसी में अब हम चर्चा कर रहे हैं जब आपको सवाल में नो प्रॉफिट नो लॉस देखा हो नो प्रॉफिट नो लॉस जब भी मेरे नो प्रॉफिट नो लॉस देखा हो कि टोटल को मिला के ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ये सबसे आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का कैसे आइए साहब जैसे सवाल में यहाँ कह रहा है इफ यहाँ चाहिए इफ अगर अगर वह अपनी वस्तु को 12% लॉस पे बेचे कुछ को 15% लाभ पे बेचे तो उसने कोई लाभ होगा नहीं इफ ही सेल्स टेबल 12% लॉस करा टेबल को 12% लॉस पे बेचे और मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए मेज पे 15% का प्रॉफिट कमाए टेबल पे दूसरा कहता कुर्सी पर 15% चेयर पे 15% का प्रॉफिट कमाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ऐसे क्या आपने कहा अब मेरे बच्चे मोटी बात ये पढ़ा कि जब भी दो चीजें होंगी तो एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा और नो प्रॉफिट नो लॉस तभी आएगा जब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर तभी नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा तो कह रहा है टेबल को 12% लॉस में बेचे टेबल को 12% लॉस में बेचे 15% प्रॉफिट बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता है मोटी बात समझने की ये है कि भैया जितना ही लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा बेसिकली सीधा सीधा लिख दिया कि भैया 12% का लॉस हो रहा है टेबल पे बिल्कुल ठीक है और चेयर पे 15% का प्रॉफिट है और नो प्रॉफिट नो लॉस है तभी समझ दोनों की वैल्यूज इक्वल है सो 6 3 15 3 12 तो यहां से टेबल अपन चेयर की कॉस्ट निकालो तो आएगी 5 5 4 यानी टेबल की कॉस्ट 5 है चेयर की कॉस्ट 4 है तो जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस देगा तो वहां से टेबल और चेयर की कॉस्ट निकालेगा अब पहले लाइन आते हैं पहले लाइन में कह रहा है टेबल को 15% प्रॉफिट बेचे और चेयर को 12% लॉस पे बेचता है तो कहता है 540 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 540 का प्रॉफिट होता है तो मेरे भाई मान लेता हूं टेबल की कॉस्ट है 500 यूनिट 5 बचा टेबल की कॉस्ट 500 यूनिट है चेयर की कॉस्ट 400 यूनिट अब कह रहा है टेबल को 15% प्रॉफिट बेचे तो 500 का 15% कितना हो गया 500 का 15% कितना तो 75 तो टेबल को 75 यूनिट प्रॉफिट बेचे और चेयर को 12% लॉस बेचे चेयर की कॉस्ट 400 यूनिट 400 को 12% लॉस बेचे यानी 48 यूनिट लॉस बेचे तो 75 यूनिट का प्रॉफिट 48 यूनिट का लॉस ओवरऑल क्या होगा 75 27 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो ये 27 यूनिट जो है ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को 540 रुपए का प्रॉफिट ये कहते हैं 540 रुपए का 27 यूनिट 540 रुपए मेरे भाई तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 27 यूनिट 20 रुपए आएगी अब हमसे कह रहा है टेबल की कॉस्ट बताओ 500 गुना 20 चेयर की कॉस्ट बताओ 400 गुना 20 हां जी तो ये आएगा 10000 रुपए की आएगी मेरे टेबल और 8000 रुपए की आएगी मेरे चेयर ये मेरा आंसर होगा 10000 और 8000 ऑप्शन सी ऑप्शन सी जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो वहां पर रेशियो निकल के आएगा देखिए यहां समझिए यहां से आना बट इफ ही सेल्स द बुक एट दिस परसेंट प्रॉफिट एंड टेबल एट दिस परसेंट लॉस देन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस कह रहा है बुक पे 16 से 3% प्रॉफिट है 16 से 3% एक पड़ेगा और टेबल पे 11 से 3% का लॉस है एक पड़ेगा भाई बुक पे 16 से 3% का प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही टेबल पे 11 से 3% लॉस होगा ये दोनों ही अमाउंट आपस में बराबर बिल्कुल तो 3 3 9 3 नीचे तो यहां से बुक और टेबल का कॉस्ट प्राइस रेशियो आ जाएगा दो प्लस टेबल चला जाएगा 3 नीचे तो बुक की कॉस्ट 2 यूनिट है टेबल की कॉस्ट 3 यूनिट हां जी तो ये 200 यूनिट या मेरे 300 यूनिट मान लेते हैं 200 अब सवाल में कह रहा है अगर बुक को यानी 200 यूनिट इसका कॉस्ट प्राइस टेबल यानी 300 यूनिट कॉस्ट प्राइस है अब कह रहा है अगर वह किताब को 16 से 3% प्रॉफिट बेचे इसको 16 से 3% प्रॉफिट बेचे ऐसा ही ना भाई और बुक और टेबल टोटल निकाल किताब को सॉरी यहां से अलग है माफ करिए हां यहां पे अब कह रहा है अगर किताब को और मेज को 13 और 9% प्रॉफिट बेचे दोनों प्रॉफिट बेचा कहता है इसे 13% प्रॉफिट बेचे और इसे 9% प्रॉफिट बेचे तो 13 26 मिनट का प्रॉफिट यहाँ मालूम है 27 मिनट का प्रॉफिट यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना 7 13 2 4 5 यानी टोटल 53 मिनट का प्रॉफिट मालूम ऐसा होगा अगर इनकी कुल 200 300 53 मिनट का प्रॉफिट मालूम सवाल में कुल मिला के प्रॉफिट मालूम 1060 रुपए का मालूम तो 53 मिनट 1060 रुपए का दिया तो 1 मिनट की वैल्यू 20 बिल्कुल ठीक है तो 200 मिनट की 20 दूनी 4000 रुपए की बुक और 300 गुना 20 6000 रुपए का मेरा टोटल तो 4000 6000 मेरा सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर अब बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं बात को समझिए जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर समझ गए हैं तो यस लिखिए नहीं समझे तो मत लिखिए बताओ बहुत बहुत अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों अगला हिस्सा इसी इन बेसिक चीजें सीखने मतलब मिक्स टाइप में आज वाली जो क्लास कर रहा हूं इसे छोटे छोटे टुकड़े एक साथ समझने की कोशिश करें देखिए कहानी है बाबू ये सक्सेसिव चीज होंगी यानी ए ने इसको बेचा इसने इसको बेचा इसने इसको बेचा इसने इसको बेचा ये वाले सवाल कर रहे हैं ठीक आया समझ ठीक है जैसा ये सवाल कहता है ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मार्केट पर बेचा ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मार्केट पर बेचा देखा ये दो तरीके से समझो भाई ए ने बी को बेचा बी ने सी को बेचा सी ने डी भी हां डी को बेचा कहता है ए ने किसी आर्टिकल को बी को 25% मार्केट पर बेचा 25% डिफरेंस नहीं बेचा यानी ए ने 4 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके बेचा कितने में 5 और कहता है बी ने सी को 10% घाटे बेचा 10% डिफरेंस नहीं 10 तो 10 में खरीदा बी ने तो 1 का लॉस लेके बेचा कितने में और कहता है सी ने डी को 20% प्रॉफिट बेचा सी ने डी को 20% लेके 5 यानी सी ने 5 में खरीदा तो 1 का लाभ लेके बेचा कितने में 6 पहला तरीका है ये कि हम ए बी सी डी को पढ़ लें अब रेशियो निकालना बहुत पता होगा नहीं आता है समझा देता हूं तो यहां 5 है यहां पे 5 को जितनी जगह खाली होगा यहां 9 है यहां पे 9 यहां 10 है यहां पे 10 यहां 5 है यहां पे 5 अब ना 5 है 50 200 या 5 है 50 250 5 25 में 225 5 45 ठीक है 6 5 30 6 24 और 3 270 बात क्या अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जैसे 5 काटते 5 काटेंगे 40 5 काटेंगे 50 5 20 5 25 हैं 5 काटते 45 ठीक है इसे 5 काटोगे मेरे बच्चे तो 5 25 5 20 ये आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर आर्टिकल 40 मिनट में खरीदा था तो बी को 50 में बिका सी को 45 में मिला और डी को आर्टिकल 54 में अब सवाल में कह रहा है अगर डी ने 27 रुपए में खरीदा आर्टिकल डी ने एक्चुअली आर्टिकल 27 रुपए में खरीदा तो भैया 54 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 27 रुपए तो 54 यूनिट 27 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू 27 रुपए यानी आधा 1 यूनिट की वैल्यू आधा रुपए ए ने कितने में खरीदा तो ए ने कितने में खरीदा 40 गुना 1 यानी 20 रुपए यानी मेरे ए ने आर्टिकल 20 रुपए में खरीदा ये मेरा आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर मेरे भैया ऑप्शन ए करेक्ट है देखिए ये पहला तरीका ये तरीका आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए तब इस्तेमाल करना चाहिए मेरे बच्चों जब बीच में कोई रिलेशन पूछा हो ए बी का या बी और डी का सी और ए का बीच में कुछ पूछा होता नहीं तो सिंपल है ए की कॉस्ट प्राइस मालूम अब भैया ए ने 25% प्रॉफिट बेचा 4 की चीज का लाभ 5 बेचे फिर भैया बी ने सी को 10% घाटे में 10 की चीज का लॉस लेके 9 बेचे फिर भैया सी ने डी को 20% प्रॉफिट बेचे 1 बटे 5 की चीज का लॉस लेके ना ना बताता हूं एक का फायदा लेके 6 में बेचे तो
तो कुल मिला के डी को ये चीज देखने के लिए 27 देखो ए का पोस्ट मान लिया ए, तो ए ने प्रॉपर्टी दिया, बी ने लोग समाया, सी ने प्रॉपर्टी। अब कैलकुलेशन है यार, कैसे कैलकुलेशन करें? तो 9 से काटा 3 आया, 3 से काटा 2 आया, 2 5 10 से 10 गया, ए की वैल्यू आ गई 520, 5 काट। यानी मेरे बच्चे अगर पहले वाले से लास्ट वाले में रिलेशन पूछा है तब तो ये वाला तरीका बेटर है, मैं रहा हूं, ठीक है। और अगर बीच बीच की चीजें पूछ रहा है तो ये रेशियो वाला मेथड से आपको करना होगा, जैसे पहले में। देखिए मेरे भाई सवाल में ये कह रहा है यहाँ पे, यदि डी को 285 से मल्टीप्लाई करा तो ए ने कितने में खरीदा, तो डी और ए में रिलेशन मान लेते हैं ए ने खरीदा। अब कह रहा है ए ने 20% प्रॉफिट कमाया, यानी 1 बटे 5 का 5 में खरीदा, 6 में बेचा, इतने में मिला। बी को बी ने 10% प्रॉफिट बेचा, 10% की फ्रैक्शन बेचा, सी ने 10% की फ्रैक्शन बेच दिया भाई। अब कहता है सी ने फिर मुनाफा में बेचा 12.5% की फ्रैक्शन बेचा, 8 में खरीदी, 9 में बेच दिया, 8 में खरीदी, 9 में बेच दिया, तो डी को मिला 285 कैसे। अब यहाँ कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे देखो, देखो डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आया, अब 99 से करते हैं 11 से काटते हैं, तो 5 4 9 11 11 बचा कितना भाई 3 है ना, 11 13 13 ठीक है। 9 से काटेंगे 15 में 15 3 में 6, 3 से काटेंगे 5 है, 2 से काटेंगे 4 है, तो देखो 5 20 20 100, तो एक को जो आर्टिकल पड़ा होगा 100 पड़ेंगे तो पड़ेंगे 100 तो 10 रुपए का आर्टिकल पड़ा, यानी एक के लिए मेरे आर्टिकल का क्वेश्चन 10 रुपए। मैंने इसको रेशियो से क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि रिलेशन ए और बी में चाहिए था, फालतू में करने की जरूरत नहीं थी। ये भाई बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत ही जानदार और शानदार सवाल है, आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं सॉल्व को ड्राफ्ट करता हूं बढ़िया से। सीपीयू भाई करते हो ये पढ़ा सॉल्व। हां जी मेरे दोस्त, ये सवाल एक विशेष टाइप का क्वेश्चन है, देखिए समझ आ जाएगा क्या है। पहले लाइन में पढ़ते हैं 9 किलोग्राम चावल का कोस्ट उतना ही है जितना 4 किलो चीनी का, कहता है 14 किलो चीनी का कोस्ट उतना ही है जितना 1.5 किलो चाय का, और 2 किलो चाय का कोस्ट उतना ही है जितना 5 किलोग्राम कॉफी का, ठीक है जी। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, तो यहां से पूछा है बताओ 11 किलोग्राम कॉफी कितने की पड़ेगी अगर 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए का। मेरे कहने 2.5 किलोग्राम चावल जो है, 2.5 किलोग्राम का चावल का कोस्ट प्राइस है, चावल का कोस्ट प्राइस है वो है 12.5 रुपए, तो या 1 किलोग्राम चावल का कोस्ट प्राइस क्या होगा, तो 12.5 रुपए भाई 25 5 125 यानी 1 किलो चावल है 5 रुपए का, 5 रुपए पर किलोग्राम प्राइस, यानी 1 किलो चावल 5 रुपए का। देखिए इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, इस वाली को, यदि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए में मिलता है तो 1 किलोग्राम चावल कितने में मिलेगा भाई 5 रुपए। आपने ओके रिपोर्ट है, साढ़े में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा if 2.5 किलोग्राम प्राइस कोस्ट 12.5 किलो, यानी 2.5 किलो 12.5 रुपए का 1 किलो का 5 रुपए का। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे ये जानना चाह रहा है ये बताओ 11 किलोग्राम कॉफी जो होगी वो कितनी पड़ेगी, यानी 11 किलोग्राम कॉफी कितनी पड़ेगी बताइए, तो 11 किलोग्राम कॉफी कितनी होगी बताना आपने, आओ बाबू। देखो मेरे भाई सबसे पहला काम आपके नजर में होना चाहिए कि हम ये निकाल दें कि 1 किलो चावल कितने का है, तो 1 किलो चावल है 5 रुपए का, 5 रुपए पर किलोग्राम, बहुत बढ़िया। अब इसे समझाने की चलता हूं, आ जाओ भाई, अब बड़े ध्यान से समझना, खुले दिमाग से चीजों को सुनना, फिर सिखाऊंगा भाई। 1 किलो चावल कितने का 5 का, तो 9 किलो चावल कितने का 45 के, तो 9 किलो चावल है 45 के। अब 45 रुपए कोस्ट प्राइस है इसका 4 किलोग्राम चीनी का, यानी 4 किलो चीनी का कोस्ट 5 में 45 रुपए, देखो तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, बड़े 4, बहुत बढ़िया। अब 1 किलोग्राम चीनी का कोस्ट कितना है, 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना होगा, 14, और अगर 14 किलो चीनी का कोस्ट कितना है तो ये कोस्ट बराबर 1.5 किलो चाय, तो 1.5 किलो चाय का कोस्ट कितना है, 1 किलो का क्या होगा 1.5 से भाग देंगे, बहुत बढ़िया। और अगर ये 1 किलो चाय का कोस्ट है तो 2 किलो चाय का कोस्ट क्या होगा, इनटू करेंगे, और अगर ये 2 किलो चाय का कोस्ट है बराबर है 5 किलो कॉफी के, तो 1 किलो कॉफी कितनी होगी, यानी ये वाली जो वैल्यू निकलती है ना मेरे बच्चों, ये आपकी निकल के आ गई 1 किलो कॉफी की कीमत, 1 किलो कॉफी की कीमत। आपसे पूछा क्या है कि भाई 11 किलो कॉफी की कीमत बताओ, तो 11 किलो कॉफी की कीमत क्या होगी, आप बताना क्या चाह रहे हो वो बताओ, तो भाई मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आंख बंद करके एक ही बात ध्यान रखना, इसकी कीमत दे रखी होगी और इसकी कीमत पूछी होगी, या इसकी कीमत गिवन होगी और इसकी कीमत पूछी होगी, लास्ट टू फर्स्ट पे आके देखेगा, इसकी वैल्यू देके पूछेगा, इसकी वैल्यू देके पूछेगा, तो जैसे इसकी वैल्यू देके इसको पहले 5 दे दिया। अब आंख बंद करके एक ही काम क्या सर, जो इसके साथ वाली वैल्यू है सब ऊपर लिखो, 9 गुना 14 गुना 2 इस मल्टीप्लाई में ऊपर, और इधर वाली जितनी वैल्यू है सारी बटन लिखो, 4 गुना 1.5 गुना 5, और ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा बाबू, ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ये बेसिकली कुछ और नहीं निकल के आएगा, ये रिजल्ट आपका 1 किलो कॉफी का निकल के आएगा, इसका भाई सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी, सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। अब आपको कितना चाहिए 11 किलोग्राम कॉफी इनटू 11। अब ये कैलकुलेशन को कटिंग चलानी है, देखो 5 से 5 गया, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे ऊपर, 5 दूनी 10 5 15, 3 से काटोगे 3 गया, 2 से काटा गया 2 गया, 2 से 2 गया, तो 14 42 यानी 11 किलो कॉफी जो है 42 पड़ेगी, यही आंसर। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आप देखना 12.5 कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं, हां अभी 14 की बैठा गुना 14, तो 14 28 14 56 और 2 58, कैलकुलेशन देना काम कर रहा हूं मैं, 5 कटिंग कटिंग कर लिया। अच्छा 11 भी तो है, अरे 23 29 14 42 गुना करना था मेरे दिमाग में, तो 2 4 2 6 462 462 का ऑप्शन बी। इन सॉल्व के ट्रेड मार्क वाला सीक्वेंस का आइए जैसे आप करिए तो मैं ड्राफ्ट करता हूं सॉल्व समझ में। सीपी ऑफ 5 केजी ऑनियन इक्वल टू सीपी ऑफ 9 किलोग्राम टोमेटो, ठीक है। अगली लाइन मेरा सीपी ऑफ 9 केजी टोमेटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ 13 किलोग्राम पोटैटो एंड सीपी ऑफ 2.5 किलोग्राम पोटैटो इज इक्वल टू सीपी ऑफ तेरी जगह 5 किलोग्राम बैंगन। तेरा 2.5 किलो आलू का कोस्ट वही है जो 5 किलोग्राम बैंगन का, क्लियर। अब अगली लाइन में आते हैं, तेरा 5 किलोग्राम बैंगन 21 किलोग्राम बैंगन की कीमत बताएं, ठीक है। तो 21 किलोग्राम बैंगन की कोस्ट बताएं क्या होगी, यदि 3.5 किलोग्राम प्याज 10 रुपए 50 पैसे की, तो भैया ये ध्यान दो कि 10 रुपए 50 पैसे में 3.5 किलो प्याज आती है, 1 किलो प्याज कितने की 3 रुपए, तो ओनियन का रेट दिया है 3 रुपए पर किलोग्राम, और हमसे कह रहा है 21 किलो बैंगन की कीमत बताओ क्या होगी, तो क्या करनी होगा, गलत नहीं करना, टमाटर लिखा गलत, ठीक है भाई। 5 किलोग्राम प्याज 9 किलोग्राम टमाटर 17 किलोग्राम टमाटर चाहिए, 17 किलोग्राम टमाटर 13 किलोग्राम आलू के 2.5 किलोग्राम आलू 5 किलोग्राम बैंगन के 21 किलो बैंगन बताना, 3.5 किलो प्याज आ गई 10 रुपए 50 पैसे की, 3 रुपए। आओ मेरे बच्चे अब सॉल्व समझने की चलते हैं। अब ध्यान देखिए आपको ओनियन की कीमत देखिए तो निकालते 3 करते हैं। अब कुछ नहीं करना भैया, तो ये वाली कीमत सब गुना करनी है, तो 5 गुना 17 गुना 2.5 बहुत बढ़िया, और सर उधर वाली हर एक वैल्यू घटाते चलिए, ना बटे में डाल दो 9 3 5 9 गुना 13 गुना 5, तो मेरे ये जो वैल्यू निकल जाएगी ना ये बेसिकली 1 किलो बैंगन की कीमत निकल जाएगी, और आपसे सवाल में पूछा क्या कितने किलो बैंगन की कीमत, 21 किलो बैंगन की, तो ये मेरे सही आंसर होगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जो भी आएगा ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा, करोगे भाई भाग देना जो आएगा करेक्ट आंसर। आइए बाबू देखो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला ने 2000 रुपए में मोबाइल बेचा, फोन बेचा मार्केट, और कहता है इसका जितना क्लेम लेना उसके बराबर ही परसेंट में उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब ये कह रहा है कि अगर उस आर्टिकल का सीपी मान लो x है तो इसको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ ना वो भी x% ही हुआ, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो सीपी का x%, यानी x के बराबर 100, ये मेरा प्रॉफिट वाली बिल्कुल ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है साहब, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी है x, प्रॉफिट x के बराबर 100 और ये वैल्यू 2000। अब भाई क्या करें,
सबको बाबू सूत्र बना दो। सो एक्स जमा एक्स बराबर 2 लाख। अब भैया एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा 100 + x। तो वैसे दो नंबर ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस 100 और जिन्हें गुणा करें तो आए 2 लाख। जिन्हें गुणा करें तो आए 2 लाख और बीच का डिफरेंस मेरे कितना 100। तो आप कहेंगे नंबर ले लो 400 और एक नंबर 400 में से 500 गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 2 लाख। ठीक है, आप कहेंगे पेपर में करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं यार, पेपर में समझ करो, पेपर में करना ही है तो ऑप्शन से चलिए सवाल पे। कैसे चलिए ऑप्शन से? ऑप्शन में देखिए क्या रखा है, जैसे यहाँ 2000 है ना, इसको हटाइए। अगर ऑप्शन में भाई सीपी 500 है, 500 का 500% कितना होगा 2500, तो जोड़ेंगे तो 2000 आएगा। 200 का 200% क्या होगा 400, जोड़ेंगे 2000 आएगा। 600 का 600% कितना होगा 3600, जोड़ेंगे 2000 आएगा। 400 का 400% क्या होगा 1600, जोड़ेंगे 2000 आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। सवाल में कह रहा है लाभ और प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसी पुस्तक के क्रम के बराबर है, यानी आर्टिकल का पोस्ट एक्स है तो कह रहा है इस एक्स पे प्रॉफिट भी x% ही हो रहा है, तो x% निकालोगे भाई x के बड़े सो, तो ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। पिछला सीन सॉल्व करता सीपी अगर x है तो प्रॉफिट भी x% ही होगा, तो x का x% निकालोगे ये वैल्यू 96। सो करेंगे आंसर। अब ऑप्शन से करना है तो हमें पता है ऑप्शन किसी चीज के रखें प्रॉफिट %, तो प्रॉफिट % भी वही वैल्यू सीपी है। तो सोचो अगर सीपी 30 है तो 30 का 30% क्या बनो, जोड़ के 96 बनाते हैं। 26 का 26% तो पॉइंट आएगा, जोड़ के पॉइंट बन जाएगा। 60 का 60% कितना होगा 36, तो 60 मान लो सीपी है 60% 36 प्रॉफिट होगा, जोड़ेंगे तो 96 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करने का बेटर तरीका ऑप्शन से है। हां जब ना हो रहा ऑप्शन से तो आप इक्वेशन में रख करेंगे। अब देखिए कहता है 31.25 रुपए में हमने किसी आर्टिकल को बेचा मान लीजिए, और हमारा प्रॉफिट % और कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो ये मान लो 30 है तो 30 का 30% निकालोगे नो, कभी नहीं आएगा, गलत। 25 का 25% निकालेंगे 6.25, जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 37.25। तो मेरा यही आंसर है। यानी इन सवालों के लिए बेटर तरीका ये है, कभी डिटेल में चाहिए इनको ऑप्शन से पढ़ा दीजिए। हां अगर फंस जा रहे हैं ऑप्शन से नहीं बनी बात या डिटेल मतलब जरूरी है उसमें, तो डिटेल कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट वाला क्लास है। कहता है बताओ अब यहाँ बदल गया सवाल, कहता लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान मूल्य किसी के क्रम मूल्य के बराबर, इसे 44 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, वही चीज। तो जितना क्रम मूल्य है उतना ही प्रॉफिट % है। तो सीपी मेरे 70 है तो 70 का 70% क्या होगा 49, जोड़ के आएगा 144 नहीं आएगा। अब आप वैसे भी जान गए कि 4 आना चाहिए तो 80 का 80% क्या होगा 64, जोड़ के आएगा 144। तो ऑप्शन सी मेरे डायरेक्ट आंसर है, नहीं तो डिटेल के लिए सॉल्व। तो चलिए मेरे आज देखते हैं। थैंक यू आप सभी का, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।